नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आदिल। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं शहर के जाने पहचाने भाजपा के वरिष्ठ नेता और सोशल एक्टिविस्ट कुंवर जपेंद्र साहब। जपेंद्र साहब, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका आदिल जी। आपका अगर तारुफ किया जाए, एक ऐसी मुहिम कुंवर साहब ने चलाई है जिसे पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भी देख रहा है, और ये एक ऐसी प्रेडिक्ट फाइल थी जो हाई कोर्ट से जाकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। कहीं ना कहीं इस मुहिम में अभिभावकों को जितना फायदा हुआ है सभी इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इस पूरे मसले पर बात करेंगे कुंवर साहब से। कुंवर साहब, क्या है पूरा जो मामला? सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम पूरे देश को और प्रदेश को बधाई देना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 6 वर्ष और दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो गया, और इन 6 वर्षों के दौरान जिस तरह से पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अहम फैसलों के ऊपर काम हुआ है और भारतवर्ष का संपूर्ण विश्व में नाम ऊंचा हुआ है, मस्तक ऊंचा हुआ है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और इसके लिए हम सभी लोग मिलकर दुआ करेंगे कि भविष्य में भी इसी तरह से केंद्र सरकार के निर्णय आते रहें और देश का नाम विश्व में ऊँचा होता रहे। सर, जो फीस माफ़ी की बात, 3 महीने की निजी स्कूलों ने जो फीस बढ़ाई थी उसकी माफ़ी की बात आप लेकर के हाई कोर्ट गए, वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँचे, उससे क्या है, उसमें अभी क्या प्रोसेस पूरा चल रहा है? देखिए, जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान हमारे लाखों परिवारों को, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उन्हें आर्थिक संकटों से जूझना पड़ रहा था, और आर्थिक संकटों के साथ ही उनके आगे एक बच्चों की फ़ीस को लेके बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। तो हमने सभी स्कूलों से भी निवेदन करा, और स्कूलों से निवेदन करने के बाद जब अभिभावकों ने भी निवेदन करने शुरू करे तो अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ, और अंत में जब सरकार के आदेशों को भी उन्होंने ठेंगा दिखाते हुए अपनी मनमानी जारी रखी, तो उसके बाद निश्चित तौर पर अब उनके हक हकूक़ की लड़ाई के लिए, अधिकारों के लिए उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। और उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए तो निश्चित ही उनके पैरों की ज़मीन खिसकनी शुरू हो गई, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से जिस तरह से उनके द्वारा अपनी मनमानी करी गई थी और बहुत ही सिस्टमेटिकली पूरी ब्यूरोक्रेसी को जकड़कर प्रदेश के अंदर कोई भी शिक्षा एक्ट नहीं बनने दिया, और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अपनी मनमानी जारी रखी, अपनी मनमानी करते रहे, चाहे फीस को हर वर्ष 20-25% बढ़ा के, एनसीईआरटी की बुक्स लागू ना करके, अपने प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक लागू करके। तो ये सब एक बहुत ही चिंतनीय विषय था, और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उन्हें स्टे ना देते हुए हम लोगों को सुनने की इजाज़त दी। और अगली अब 10 जून में हम अपने लाखों अभिभावकों का पक्ष रखेंगे। तो निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति को जन्म दे दिया है। लाखों अभिभावकों ने, 16 लाख से ज़्यादा अभिभावक हैं प्रदेश के अंदर, और इन 16 लाख अभिभावकों का इन प्राइवेट शिक्षा माफियाओं ने, हमें दुख होता है कि हमें आज ये कहना पड़ रहा है, इन्होंने एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रदेश के अभिभावकों को भी लूटा है, छात्रों को भी लूटा है, जो शायद अब भविष्य में इन्हें इनकी करनी का फल मिलने जा रहा है। और आगे हम लोग उम्मीद करेंगे कि हम सर्वोच्च न्यायालय से इस पूरे प्रकरण के ऊपर, क्योंकि 12A में ये सब लोग एग्जम्प्टेड हैं, तो निश्चित तौर पर ये सीबीआई जांच भी बनती है, क्योंकि सीबीआई जांच के बिना इनके काले कारनामे बाहर आने वाले नहीं हैं। और एक बार सीबीआई जांच निर्धारित कर दी अगर माननीय न्यायपालिका ने, तो निश्चित तौर पर इनके वो सब कारनामे निकल के बाहर आ जाएंगे जिनकी वजह से ये लाखों अभिभावकों के अधिकारों को और छात्रों के अधिकारों को छलने का काम करते रहे। कौन सा, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, इस पूरे मामले में राजनीति भी कहीं ना कहीं हुई है। आपको संगठन से भी आपको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था, सिर्फ इसी को देखते हुए आपसे जवाब भी मांगा गया था, तो उसमें आपने क्या किया था? देखिए, उत्तराखंड हमारा नया और गरीब राज्य है, ये तो उच्च न्यायालय ने भी माना, और जब से उत्तराखंड बना है ये राजनीतिक अस्थिरताओं का शिकार रहा है। तो राजनीतिक अस्थिरताओं का शिकार क्यों रहा? तो कहीं ना कहीं जो स्वार्थ की राजनीति या अपनी व्यक्तिगत लाभ को लेके काम होते रहे हैं, तो प्रदेश अस्थिर रहा। तो निश्चित तौर पर भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है,
और हमें वो बहुत प्रोत्साहित भी किया गया, प्रोत्साहन भी मिला। और निश्चित तौर पर सभी लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, कुछ को नागवार भी गुजरी, और हमने उनसे निवेदन करा कि आप अपने स्वार्थों से बाहर निकलकर सोचें, प्रदेश के लाखों अभिभावकों और छात्रों के बारे में सोचें, तो निश्चित तौर पर आपको हमारा ये किया गया कार्य अच्छा लगेगा। और निश्चित तौर से इससे उत्तराखंड के अंदर प्रदेश भाजपा का और संगठन का नाम रोशन हुआ है, और जनता का विश्वास अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। क्योंकि एक अदने से कार्यकर्ता की हैसियत से हमने भाजपा के मंच से इस लड़ाई का आगाज करा और ये कामयाबी मिली, तो निश्चित तौर पर इसका पूरा क्रेडिट प्रदेश भाजपा को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाता है। सर, अगर बात की जाए पिछले 20 सालों में शिक्षा नीति को लेकर के यहाँ कोई खास काम नहीं हुआ है, आपके जहन में अचानक ये जो मुद्दा था लॉकडाउन के दौरान, जो फीस माफ़ी का जो मामला आया सामने, आपके दिमाग में ये कैसे एकदम ये चीज़ें? देखिए, हम 2 बार टिहरी लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, 1 बार विधानसभा का भी चुनाव लड़ा है, तो निश्चित तौर पर जब जो लोग हमें वोट देते हैं तो वो हमसे अपेक्षा रखते हैं कि जब उनके ऊपर कोई संकट आए, कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, तो हम उनकी आवाज़ बनकर आगे बढ़ें। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। पहले तो हमने इसे संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन जब लगने लगा कि मामला गंभीर है और लोगों के जनहित से जुड़ा हुआ है, बार बार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और सैकड़ों लोग जब सवाल उठाने लगे, तो हमें लगा कि अब एक सच्चे और अच्छे जनप्रतिनिधि की हैसियत से, एक समाज सेवक की हैसियत से आगे आना चाहिए और इनके इस मुद्दे पर इनकी मदद करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए, और वही हमने किए। कुंवर साहब, इस पूरे मामले में जो अभिभावकों के भी संगठन है, जो अभिभावकों ने भी यहाँ संगठन बनाए हुए हैं, क्या कुछ लोग आपके संपर्क में थे इस पूरे दौरान? जी बिल्कुल, सभी अभिभावकों के वो संगठन जो काफ़ी लंबे समय से काम करते रहे हैं, आवाज़ उठाते रहे हैं, वो सब लोग भी संपर्क में थे। उन लोगों ने भी निवेदन करा, और उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ऐसे इस लड़ाई को इस मुकाम पर ले जाने के लिए उन्हें कम से कम ये सोचना था कि कोई तो ऐसा निकल कर आए जो इसे उस स्तर पे लेके जाए कि जहां से ये अंजाम तक पहुंचे। क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों से एडमिशन के टाइम पर या स्कूलों में जब डोनेशंस मांगे जाते थे या फीस को बढ़ा दिया जाता था, तो ये आंदोलन, छोटे छोटे आंदोलन होते रहे थे, लेकिन इन आंदोलनों को मंजिल तक पहुंचाने का काम इस लॉकडाउन ने करा। इस लॉकडाउन में पूरे प्रदेश के अभिभावक एक हो गए, छात्र एक हो गए। अब मात्र और मात्र उन्हें निष्ठा और ईमानदारी और मजबूती से इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाने के लिए किसी चेहरे की तलाश थी। तो निश्चित तौर पर हमें ये सेवा का मौका मिला, और हम सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि भाजपा के मंच पे रहते हुए, भाजपा के मंच से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की दिशा में सभी अभिभावक धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इन सब अभिभावकों के न्याय की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में और सर्वोच्च न्यायालय से भी न्याय पाने में हम लोग सक्षम होंगे। सर, अगर बात की जाए ये पूरा मामला जो चल रहा था, क्या मुख्यमंत्री साहब से आपको कोर्ट जाने से पहले क्या मुख्यमंत्री साहब से आपकी इस संबंध में कोई मुलाकात हुई, कोई उनसे बात हुई, कोई आश्वासन आपको मिला था? जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी 15-20 मिनट तक बहुत अच्छी चर्चा रही और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हुआ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें लगा कि ये सब करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा भी महसूस हुआ कि ये प्राइवेट शिक्षा ऑनर या एक जो ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन है, इन लोगों ने इतना अपना प्रेशर बनाया हुआ है कि शायद सरकार इनके दबाव में कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। तो ये सब चीज़ें जब धरातल पर नज़र आने लगी तो फिर हमें उच्च न्यायालय जाना पड़ा, और उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, और जिससे सरकार को भी ताकत मिली और अभिभावकों को भी ताकत मिली। कुंवर साहब, अभी बता रहे हैं कि सरकार को भी पहले अवगत कराया था, काफ़ी बार मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री से भी बात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन वहाँ से भी इनको कुछ न मिलने के बाद उसके बाद ऐसी क्या चीज़ें थी जो इनको मजबूर होना पड़ा कोर्ट जाने के लिए? जबकि आप भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छी साख रखते हैं, शहर में बहुत अच्छी पकड़ है आपकी, उसके बावजूद भी कोर्ट जाना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान पूरे सिस्टम पे जाता है। कुंवर साहब, कोर्ट जाने के पीछे क्या बड़ी वजह रही? देखिए, देश के अंदर हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। सबसे पहला स्तंभ तो लोकतंत्र का आप ही लोग हैं, जिसे हम मीडिया के नाम से जानते हैं, फिर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और जब कार्यपालिका और विधायिका जनता के हित में मजबूरीवश अपने कदम पीछे हटा लें,
तो फिर सबसे बड़ा दायित्व मीडिया का आता है, और मीडिया के बाद आखिरी जो उम्मीद हमारी होती है इस लोकतंत्र में वो न्यायपालिका होती है। तो निश्चित तौर पर मीडिया का भी इसमें बहुत अच्छा रोल रहा है, जागरूकता के लिए, जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाने के लिए, जागरूकता पहुंचाने के लिए, और न्यायपालिका से न्याय मिला तो ये लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पहलू है जो आज फिर साबित हो गया। और हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी लोगों को इसी तरह से अपने न्यायपालिका से न्याय मिलता रहेगा, जहां जहां भी कार्यपालिका और विधायिका न्याय देने में अपने आप को कमजोर महसूस करेंगी। सर, निजी स्कूलों के लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं प्रदेश के निजी स्कूल के लोगों से? देखिए, हमारी जो निजी स्कूलों की व्यवस्था है, विशेष रूप से हम उत्तराखंड की ही बात करें तो उत्तराखंड में उन्होंने लोगों को छलने का और ठगने का पिछले 20 वर्षों से अपना निरंतर प्रयास जारी रखे हैं। आज हिमाचल में भी हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार है। वहाँ की शिक्षा नीति देख लीजिए, वहाँ के शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली देख लीजिए, वहाँ के लीडरशिप की कार्यप्रणाली देख लीजिए, तो वहाँ शिक्षा के नाम पर, प्राइवेट शिक्षा के नाम पर लोगों को ठगा नहीं जाता। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जितना वहाँ मुश्किल होता है उत्तराखंड के अंदर इन शिक्षा माफियाओं ने इसे इतना ही आसान बना दिया। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि अब राजनीतिक स्थिरता आ चुकी है प्रदेश में, और हमारी सरकार, भाजपा सरकार, इसके ऊपर कड़े निर्णय लेगी और इन प्राइवेट शिक्षा ऑनर्स के ऊपर लगाम लगाने में कामयाब होगी। सर, बात करते हैं कोरोना वायरस डिसीज़ को लेकर। अभी राज्य की अगर हालत बात की जाए, राज्य में हालत बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं। पिछले 2 दिन की बात की जाए तो रिकॉर्ड तोड़ केस यहाँ देखने को मिले। अभी आंकड़ा 750 के नज़दीक आंकड़ा पहुँच चुका है, उस पर क्या कुछ? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार देश को आगाह करते रहे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से कम बाहर निकलें, कोरोना एक जानलेवा संक्रमण है। तो जिस तरह से विश्व के अन्य देशों में ये संक्रमण लाखों जाने लेके अब ये हमारे एशियन महाद्वीप में प्रवेश करा है और इसका असर अब बढ़ना शुरू हुआ है भारतवर्ष में, तो इसका एकमात्र यही उपाय है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी की अपीलों का पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, घर से बाहर कम से कम निकलें, और जितनी जागरूकता देश की जनता में रहेगी वो बाहर निकलने से बचेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे जान माल की सुरक्षा होती रहेगी। क्योंकि इसकी कोई अभी तक वैक्सीन या दवाई नहीं आई है, तो इससे निजात केवल और केवल एहतियात बरत के ही पाई जा सकती है। और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी चिंता भी है और देश को बार बार संदेश भी है, उन्होंने आज भी संदेश दिया है। तो निश्चित तौर पर हम उस संदेश को समझें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, बिना मास्क लगाए बाहर ना जाएं, ग्लव्स पहने, घर आने के बाद सब पूरे परिवार से अलग रहें, नहा धो के फिर उसके बाद हम अपने घर के अंदर प्रवेश करें। तो निश्चित तौर पर यही एक रास्ता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील का जितना हम पालन करेंगे, हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, प्रदेश को, देश को इस कोरोना महामारी के संक्रमण से सुरक्षित निकालने में कामयाब होंगे। सर, मोदी सरकार के आज दूसरे कार्यकाल का आज पहला वर्ष पूरा हुआ है। मोदी जी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश भी दिया जिसमें उन्होंने काफ़ी बातें की हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के बात हुई है, 370 के ऊपर बात हुई है, और ट्रिपल तलाक के ऊपर बात हुई। काफ़ी चीज़ों पर उन्होंने कहा है कि देश को, जो मोदी सरकार के जो कार्यक्रम था, पूरा कार्यकाल था, काफ़ी आगे देश इस पूरे कार्यकाल में पहुँच चुका। उस पर को किस नज़रिए से देखते हैं? हमने स्टार्टिंग में बात ही यहाँ से स्टार्ट करी थी। आज माननीय मोदी जी के 6 वर्ष पूरे हो गए और दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष, और 2014 से 2020 तक निरंतर जो चीज़ें देश के लिए असंभव बन गई थी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उनकी टीम ने इसे संभव बनाया और देश को एक एहसास दिलाया और देश को यकीन हो गया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चलना ही देश को सुरक्षित रखने का एक सबसे बड़ा कदम होगा। तो आज अगर हम देखें तो जयप्रकाश आंदोलन के समय जिस तरह से पूरा देश जयप्रकाश जी के पीछे चल पड़ा था, आज उससे भी बड़ी तादाद में लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे हैं और उनके कहे हुए एक एक कथन को अटल वाक्य समझ के उसका पालन करते हैं। तो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश अभी और आगे जाएगा और निरंतर विश्व में देश का नाम ऊंचा होगा और भविष्य में हम विकसित देश की श्रेणियों में कदम बढ़ाएंगे। और इसके लिए सभी देशवासियों को भी बधाई जाती है और सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी, पूरे नेतृत्व को, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है।
सर, न्यूज़ नेशन वन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे उत्तराखंड से भाजपा के वरिष्ठ नेता कुंवर जपिंदर सिंह साहब, जिन्होंने बेबाकी से आपको पूरा बताया। इन्होंने बताया कि कैसे फीस माफ़ी को लेकर कोर्ट गए, किन हालातों में कोर्ट जाना पड़ा, अभिभावकों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, वो सारे इन्होंने शेयर किया नेशन वन के साथ। देश और दुनिया की जानकारी के लिए देखते रहिए नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।